अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेर के बारे में अपन बात करेंगे, जिजिपस मोर्सियाना के बारे में बात करेंगे और किंग ऑफ एरिड जोन अपन जानते हैं, सूक्ष्म फलों का राजा इसको बोला जाता है। और जो सूक्ष्म फलों का राजा क्यों बोला जाता है और कौन सा इसका वानस्पतिक नाम है, फैमिली किसके अंतर्गत आती है, ओरिजिन स्पीसीज कौन सा होता है। और हम ये डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट के अंदर, ये डिस्कस भी करेंगे कि कौन से प्रीवियस जो एग्जाम है या कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है, क्या इस एरिड जोन व एरिड वाले जो है या एरिड जो फ्रूट्स है जिसके बारे में अपन बेर के जो जिसका प्रोडक्शन भी राजस्थान के सापेक्ष बात करें, राजस्थान की जलवायु के सापेक्ष बात करें तो डेट पाम और एक बेर का जलवायु जो अंतर्गत आता है, तो बेर सबसे ज्यादा सर्वाइव होता है राजस्थान की जलवायु में और सबसे ज्यादा जयपुर जिले में बेर का प्रोडक्शन होता है, आपको पता है राजस्थान में। तो सबसे पहले इसके बारे में अपन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत देखेंगे, तो सबसे पहले इसका अपन देखेंगे कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है। जिजिपस मोर्सियाना बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, अपन बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, देखो जिजिपस मोर्सियाना, जिजिपस मोर्सियाना बोला जाता है, ध्यान रखना जिजिपस मोर्सियाना, जिजिपस मोर्सियाना ध्यान रखना। इसका क्या है जो अपना बात करें वानस्पतिक नाम है। और इसकी फैमिली के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, फैमिली के बारे में बात करें। और फैमिली के बारे में अपन देखें तो फैमिली जो है और कुल के बारे में अपन बात करें और उस कुल के बारे में अपन देखेंगे तो कुल कौन सा है, कुल के बारे में रेमेनेसी, कुल कौन सा है, रेमेनेसी कुल है, रेमेनेसी कुल के अंतर्गत आती हैं, रेमेनेसी कुल के अंतर्गत आती है, ये याद रखना है आपको, रेमेनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं ये। और इसके बाद में इसके उत्पत्ति स्थान के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको यहां पे डबल स्टार लगा रहा हूं, इसका मतलब इस उत्पत्ति स्थान के बारे में आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेर का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहां पर है, बेर का उत्पत्ति स्थान है भारत में। कहां पर है, भारत में। अपन बात करें उत्पत्ति स्थान के बारे में तो भारत है। और गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बात करें, गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बात करें, की संख्या के बारे में बात करें तो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है उसके बारे में अपन देखें तो वो होती है 2n बराबर 48। कितनी होती है, 2n बराबर कितनी होती है, 48 होती है। और 48 के बारे में अपन देखेंगे तो ये जो 2n बराबर 48 होती है, इसके बारे में जो अपन बात करने वाले हैं, 2n बराबर कितनी होती है, 48 होती है, 48 होती है। और उसके बाद में अपन बात करेंगे खाने योग्य भाग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, खाने योग्य भाग के बारे में। और खाने योग्य भाग के बारे में जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, एडिबल पोर्शन ऑफ बेर, क्योंकि आपको पता है जो मीजोकार्प हैं, एंडोकार्प हैं, अपन बात करें पेरिकार्प हैं, तो कुछ ऐसे जैसे रसदार प्लेसेंटा है, सबके अलग अलग खाने के क्या होते हैं, भाग होते हैं। तो इस बेर का जो खाने योग्य भाग होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाह्य बीथी, फल बीथी, यानी कि पेरिकार्प कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, पेरिकार्प। और पेरिकार्प यानी कि अपन कहें तो इसको क्या कहेंगे, बाह्य फल बीथी। बाह्य फल बीथी जो होती है वो होती है खाने योग्य होती है, खाने योग्य भाग जो होता है उसका खाने योग्य भाग बाह्य फल बीथी होती है। और जो फल का प्रकार होता है, इसमें फल का प्रकार के बारे में अपन बात करें, फल के प्रकार के बारे में अपन बात करें, फल के प्रकार के बारे में अपन बात करें तो जो फल का प्रकार होता है वो कैसा होता है, अस्टिल प्रकार का होता है। कैसा होता है, ड्रूप और अस्टिल प्रकार का, ड्रूप या अपन बात करें अस्टिल टाइप का होता है। कैसा होता है, अस्टिल प्रकार का। तो ये आपको पता होना चाहिए फल का प्रकार कैसा होता है, ड्रूप या अस्टिल प्रकार का। और इसको एक चीज ध्यान रखना, ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैं आज बता रहा हूं आपको यहां पे बॉक्स के अंदर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इस बॉक्स के अंदर जो एग्जाम में पूछा जाता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि फलों की खेती के बारे में अपन बात करें कि सूक्ष्म फलों का राजा किसे कहते हैं। सूक्ष्म फलों का राजा के बारे में अपन बात करेंगे तो सूक्ष्म फलों का जो राजा है वो कौन सा है, अपन बात करें सूक्ष्म फलों का राजा, फलों का राजा। अब सूक्ष्म फलों का राजा कौन है, तो सूक्ष्म फलों का राजा यदि आपको पूछे तो ध्यान रखना सूक्ष्म फलों के राजा के नाम से किसको जाना जाता है, सूक्ष्म फलों के राजा के नाम से अपन बात करें यानी कि बेर को बोला जाता है। याद रखना किसको बोला जाता है, बेर को बोला जाता है। और इसका क्या है, चाइनीज किंग यानी कि फलों का राजा, राजस्थान के फलों का राजा। यदि आपको पूछ ले भारत के फलों का राजा कौन है, मैंगो है। देखो दो कंडीशन में ध्यान रखना, यदि आपको पूछ ले कि राजस्थान का फलों का राजा कौन है, राजस्थान के फलों का राजा कौन है, राजस्थान के
फलों का राजा यदि आपको पूछ ले तो भी इसका उपनाम के अंतर्गत आएगा। राजस्थान के फलों का राजा, राजस्थान के फलों का राजा तो कौन है? बेर है। और यदि आपको नेशनल फ्रूट के बारे में पूछे तो वो मैंगो है। स्टेट फ्रूट्स के बारे में पूछे, आपको स्टेट फ्रूट की आपको पूछे राजस्थान में फलों का राजा कौन है राजस्थान में, तो उसका नाम आपको बताना है बेर। कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन में मैंगो भी होगा, ऑप्शन में बेर भी होगा, लेकिन आपको क्या पूछ रहा है? ये राजस्थान में फलों के राजा के बारे में पूछा जा रहा है। तो उस सापेक्ष में हमें क्या बात करनी है? आंसर क्या देना है? बेर देना है। यदि हमें पूछा जाए कि भारत में फलों का राजा किसे कहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को क्या देना है? आंसर मैंगो देना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में दूसरी कंडीशन और याद रखना, सर्वाधिक बेर जो होते हैं, आपको पूछे इसके पुष्पक्रम के बारे में। किसके बारे में पूछे? पुष्पक्रम के बारे में। और इसका जो पुष्पक्रम होता है, बहुत बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अलग देखिए, इसको क्या कहते हैं? पेनिकल या साइमोस टाइप का होता है। कैसा होता है? साइमोस टाइप का। कैसा टाइप का होता है? साइमोस टाइप का। ये आपको पता होना चाहिए। साइमोस टाइप का अपन बात करें, साइमोस या पेसिकल टाइप का जो होता है, पेनिकल टाइप का जो होता है, वो कौन सा पुष्पक्रम होता है? आपको पता होना चाहिए। किसका होता है? बेर का होता है। किसका होता है? बेर का होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, इसका फल का प्रकार अब मैंने बता दिया, और फल का प्रकार भी मैंने यहाँ पे बॉक्स के अंदर इसको पैक कर दिया है। तो ये जरूर पूछा जाता है, फल के प्रकार इसको किसके नाम से जाना जाता है? ड्रूप और अस्टिल प्रकार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ड्रूप और अस्टिल प्रकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाला है, और वो नेक्स्ट जो चीजें हैं उसके बाद में, सर्वाधिक बेर कहां पे होता है? यदि आपको पूछे यहां पे, ये भी क्योंकि जहां भी मैं बॉक्स लगा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सर्वाधिक बेर याद रखना, सर्वाधिक जो बेर होता है वो भारत में कहां होता है? सर्वाधिक बेर भारत में। किसके सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं? भारत के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं, इंडिया के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं। तो वो कहां पर होता है? वो मध्य प्रदेश में होते हैं। कहां पे होते हैं? एमपी में, अर्थात कहां पर होते हैं? मध्य प्रदेश में। उसके बाद में अपन बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक बेर कहां पे होते हैं, राजस्थान के सापेक्ष अपन बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक बेर कहां पे होते हैं? राजस्थान के सापेक्ष अपन बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक बेर का उत्पादन कहां पे होता है? सर्वाधिक बेर का उत्पादन होता है जयपुर जिले के अंदर। कहां पे होता है? जयपुर जिले के अंदर। तो दोनों इंपॉर्टेंट बातें मैंने दोनों जगह पर बॉक्स के अंदर बता दी हैं आपको, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको मैंने बॉक्स के अंदर आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूं, ताकि आपकी नजर उन चीजों पर जाए। नोट्स जब आप पढ़ोगे तो उनकी नजर आपको उस बॉक्स पे ऊपर जाए और आपको इजीली याद हो जाए। उसके बाद में बेर के पौधों पर याद रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, याद रखना, एक चीज और पूछी जाती है। इसमें क्या पूछा जाती है? बेर की जो पौधों पर है, बेर के पौधों पर याद रखना, बेर के पौधों पर किसका पालन किया जाता है? लाख कीट पाले जाते हैं। क्या पाले जाते हैं? लाख कीट पाले जाते हैं। लाख कीट पाले जाते हैं। बेर गर्म जलवायु का पौधा है और बुआई मानसून से पहले करते हैं। याद रखना, बेर किस जलवायु का पौधा है? बेर गर्म जलवायु का पौधा है। और इसमें आपको याद रखना है, बुआई मानसून से पहले करते हैं। बुआई क्या करते हैं? बुआई मानसून से पहले करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में इसके सोइल के बारे में यदि आपको पूछा जाए, इसके सोइल के बारे में यदि आपको पूछा जाए, ये दो बात और इंपॉर्टेंट थी, याद रखना। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट थी, बेर के पौधों पर लाख कीट का पालन किया जाता है, लाख कीट पाले जाते हैं। दूसरी अपन बात करें, जो दूसरी चीज है उसके बारे में अपन बात करें कि इसका जो पीएच मान है, और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्लूइड के बारे में अपन बात करें। पीएच मान के बारे में बात करें तो इसका जो पीएच होता है वो 8.5% होता है। ध्यान रखना, 8.5 पीएच मान होता है, परसेंटेज नहीं, पीएच मान होता है। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्लूइड है, नॉन क्लाइमेट्रिक
फ्रूट हैं, नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट है, आपको पता होना चाहिए कौन सा है, नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स है। और उसके बाद में इसमें भंडारण के बारे में अपन बात करें, स्टोरेज के बारे में अपन बात करें, तो स्टोरेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्टोरेज के बारे में। और स्टोरेज के बारे में एक चीज आपको पता होना चाहिए कि इसका जो स्टोरेज होता है, भंडारण होता है, वो याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है। मैं यहां पे रेड से लिख रहा हूं, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि 3 से 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, 3 से 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। और 85 से अपन बात करें, 85 से 19% इसमें नमी अर्थात रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और बेर में सिंचाई करने का कौन सा माह उपयुक्त रहता है, यदि आपको सिंचाई से संबंधित पूछे तो सिंचाई से संबंधित कोई बात पूछे तो रिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं। रिंग मेथड जो होता है सिंचाई का, रिंग सिंचाई मेथड जो होता है, विधि होती है। और थाला विधि के द्वारा भी अपन कर सकते हैं, थाला विधि के द्वारा भी और इसमें ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी अपन पौध जो लगाते हैं उसमें लगा सकते हैं। लेकिन बेर की सिंचाई कब करनी चाहिए? बेर में सिंचाई करें अपन, बेर में यदि सिंचाई करें, बेर में सिंचाई बेर में जो सिंचाई है कब करनी चाहिए अपन को? बेर में सिंचाई करनी चाहिए अपन देखें तो अक्टूबर माह में, अक्टूबर मंथ में अपन को क्या करनी चाहिए? सिंचाई करनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर माह में इसकी क्या करनी चाहिए? सिंचाई करनी चाहिए। कली को बढ़ाने के लिए, यदि अपन को कली को बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है? कली को बढ़ाना है, बेर की कली को अपन को बढ़ाना है, कली को बढ़ाना है। यह क्या बढ़ रही है? कली बढ़ रही है, पोड बढ़ रहा है। तो कली को बढ़ाने के लिए 3% थायो यूरिया किसका यूज करना चाहिए? 3, यानी कि अपन इस तरीके से देखें तो 3% थायो, यानी कि 3% थायो यूरिया। और थायो यूरिया क्या करेगा? उसमें जो नई कलिकाएं निकली हुई होती है उन कलिकाओं को बढ़ाने का काम करेगा, किसमें? बेर के अंदर। और बेर में जब फ्रूट्स आएगा, फ्रूट्स आने से पहले उसमें न्यू कलिकाएं आएगी, तो कलिकाएं जब बढ़ेगी तो उसके बाद में फ्रूटिंग सेटिंग होगी, वो अच्छी होगी, फ्रूट अच्छे लगेंगे, अच्छी साइज के फ्रूट्स होंगे। तो उसको कली को बढ़ाने के लिए, बेर की न्यू कली को बढ़ाने के लिए 3% थायो यूरिया या KNO3 का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। 3% किसका यूज करते हैं? थायो यूरिया का। याद रखना आपको, यह भी एग्जाम में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेर की नई कलिकाओं को या कली को बढ़ाने के लिए कितने प्रतिशत थायो यूरिया का प्रयोग करते हैं? 3%। कितने प्रतिशत? 3%। तो यह चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज और पूछी जाती है, उत्तरी भारत के अंदर, जैसे सिंचाई तो मैंने बता दिया, बेर की सिंचाई कब करनी चाहिए? अक्टूबर माह में। अक्टूबर मंथ में यदि अपन सिंचाई कर रहे हैं तो दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में अपन बात करें कि इसकी जो उत्तरी भारत के अंदर अपन इसकी प्रूनिंग करते हैं या तुड़ाई करते हैं, तुड़ाई करेंगे तो तुड़ाई कब करेंगे? उत्तरी भारत में बेर की तुड़ाई फरवरी मार्च में करते हैं। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि हार्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, हार्वेस्टिंग से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए, और हार्वेस्टिंग से रिलेटेड यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो जो क्वेश्चन है वो अपन पूछे कि हार्वेस्टिंग टाइम क्या है। इसका हार्वेस्टिंग टाइम के बारे में आपको पूछा जाए तो हार्वेस्टिंग टाइम आपको पता होना चाहिए कि बेर का जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो फरवरी मार्च होता है। कौन सा होता है? फरवरी मार्च। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको क्या बोला था कि एक चीज तो सिंचाई के बारे में बात करें, इरिगेशन के बारे में बात करें तो रिंग मेथड आपने देखा होगा, इस तरीके से अपन बेर लगाते हैं, वहां पे रिंग मेथड, खड्डा खोदते हैं, रिंग जैसा खड्डा बनाते हैं। और एक थाला विधि जो होती है, बिल्कुल बड़ा थाला बनाकर भी अपन सिंचाई कर सकते हैं। दूसरी, बेर की सिंचाई कब करनी चाहिए? एक ये बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामों में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और याद रखना कि बेर की सिंचाई कब करनी चाहिए, कौन सा उपयुक्त समय होता है बेर की सिंचाई करने का, तो वो अक्टूबर माह, यानी कि नवंबर दिसंबर में फ्रूटिंग हो जाती है। उस फ्रूटिंग के मतलब क्रिटिकल स्टेज है, ये क्रांतिक अवस्था है। आप ये मान लीजिए ये क्या है? क्रांतिक अवस्था है। और क्रांतिक अवस्था का मतलब है कि उस समय तो उसको सिंचाई करनी ही पड़ेगी, अन्यथा उसमें फ्रूट सेटिंग नहीं होगा। तो सबसे उपयुक्त समय जब फ्रूट लगने से, अक्टूबर माह में अपने क्या कर दिया? सिंचाई कर दी, तो इसमें नवंबर दिसंबर जनवरी में क्या हो जाते हैं? फ्रूट लगने लग जाते हैं। तो अक्टूबर माह में अपन को क्या करना चाहिए? सिंचाई करना चाहिए।
एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तरी भारत के अंदर, उत्तरी भारत में हार्वेस्टिंग टाइम अपन बात करें, तुड़ाई का समय, तुड़ाई का जो समय है, तुड़ाई का समय कौन सा होना चाहिए? तुड़ाई का समय जो होता है वो फरवरी मार्च होता है। कौन सा होता है? फरवरी मार्च। तो ये सारी बातें जो है जनरल बातें, इंपॉर्टेंट बातें सारी मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा रहा हूं, क्योंकि आपको जो साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए, और जो मैं बॉक्स के अंदर जो चीज बता रहा हूं वो एग्जाम में पूछी गई है और बार बार कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया है कि ये जो नई कलिका निकल रही है, इस नई कलिका कभी कभी नहीं निकलती, तो न्यू कलिका निकलेगी तभी फ्रूट सेटिंग अच्छी होगी। तो उसके लिए 3% थायोयूरिया का प्रयोग करते हैं, यानी कि नई कलिका निकालने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं बेर के अंदर, और वो करते हैं 3% थायोयूरिया या KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट या अपन बात करें थायोयूरिया, उसका 3% सॉल्यूशन बनाकर अपन छिड़काव करें तो उसमें नई नई जो कलिकाएं हैं वो प्रमोट होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, जिससे फ्रूट अच्छे आएंगे, फ्रूट सेटिंग अच्छे से होगी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट चीज अपन क्या बात करने वाले हैं? नेक्स्ट चीज अपन बात करने हैं कि सर उत्तरी भारत के अंदर तो तुड़ाई का समय फरवरी मार्च है, लेकिन दक्षिणी भारत में, क्योंकि एक तो आपने देखा होगा, भारत का नक्शा देखा होगा, उसके अंदर उत्तरी भारत के जो राज्य हैं, उत्तरी भारत के राज्य हैं, उधर दक्षिणी भारत के राज्य हैं। दोनों उत्तरी भारत के और दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं उनमें अलग अलग डिवाइड किया गया है राज्यों को। उत्तरी भारत के लिए फरवरी मार्च, और यदि आपको पूछ ले दक्षिणी भारत के लिए, यहां पे देखो दक्षिणी भारत में, यहां पे पूछ रहा हूं दक्षिणी भारत, तो दक्षिणी भारत के लिए बेर की जो हार्वेस्टिंग होती है दक्षिणी भारत में अपन बात करें, और हार्वेस्टिंग जो होता है यानी कि तुड़ाई जो होती है वो कब होती है, उसका समय आपको पता होना चाहिए, और उसका जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उत्तरी भारत का और एक दक्षिणी भारत का। और दक्षिणी भारत का जो समय है वहां पे आपने देखा फरवरी मार्च, अंतर कितना आ गया, इधर कितना करेंगे, नवंबर, अक्टूबर नवंबर, यानी कि उत्तरी भारत में तो तुड़ाई का समय फरवरी मार्च होगा। कंफ्यूज नहीं है, आप ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन को पढ़ोगे उसको सोल्व करने से पहले यह ध्यान में रखना चाहिए कि हार्वेस्टिंग का टाइम अपन को दो तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि दो तरीके से, क्योंकि दक्षिणी भारत अलग होता है, वहां पे सारा जो क्रॉपिंग लगाने का सिस्टम होता है, हार्वेस्टिंग का सिस्टम होता है, बुआई का सिस्टम होता है, वो अलग हो जाता है, क्योंकि वहां की जलवायु अलग हो जाती है, इधर की जलवायु अलग हो जाती है। तो उस समय अपन बात करें तो हार्वेस्टिंग का टाइम यदि आपको उत्तरी भारत के लिए पूछा गया है तो फरवरी मार्च आपको करना है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। और यदि आपको दक्षिणी भारत के लिए पूछा है हार्वेस्टिंग का टाइम, तो ध्यान रखना क्या करना है, आपको अक्टूबर नवंबर करना है। क्या करना है? अक्टूबर नवंबर। अब आप सर कह रहे हो कि अक्टूबर नवंबर में तो हम सिंचाई करते हैं, लेकिन ये अक्टूबर नवंबर में आप सिंचाई कर दे तो इधर दक्षिणी भारत में आप तुड़ाई करते हो, तुड़ाई करने के बाद में यहां पे टाइम चेंज हो जाता है। ये उत्तरी भारत के लिए बताया मैंने कि बेर की सिंचाई कब करनी चाहिए, अक्टूबर माह में करनी चाहिए उत्तरी भारत के अंदर। अब एक चीज और पूछी जाती है, सर इसमें जो प्रवर्धन करवाया जाता है, यानी कि अपन बात करें, आपको मैंने इससे पहले बेसिक हॉर्टिकल्चर में क्या क्या पढ़ाया था, मैंने बताया प्लांट प्रोपोगेशन कैसे करवाते हैं, बडिंग कैसे करवाते हैं, ग्राफ्टिंग कैसे करवाते हैं, लेयरिंग कैसे करवाते हैं, मैंने बताया नहीं बताया आपको, रनर्स क्या होते हैं, राइजोम कैसे बनते हैं, और ये सारी चीजें जो भी एसेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन है, सेक्सुअल सीड के द्वारा होता है, जो मैंने आपको पपाया में बताया। और उसके बाद में एसेक्सुअल यानी कि पादप के किसी भी भाग को निकाल कर, किसी भी कायिक भाग को निकाल कर यदि प्रवर्धन करवाने की प्रोसेस जो होती है वो एसेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन होता है। और इस बेर के अंदर एसेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन के बारे में बात करें तो याद रखना, प्रवर्धन के बारे में अपन बात करें, किसके बारे में बात करें, प्रवर्धन के बारे में। तो प्रवर्धन का ध्यान रखना, प्रवर्धन कौन सा टाइम है, प्रवर्धन का ध्यान रखना है आपको रिंग बडिंग या छल्ला कलिका द्वारा। किसके द्वारा करते हैं प्रवर्धन? रिंग बडिंग के द्वारा, रिंग मेथड के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? रिंग मेथड के द्वारा करते हैं। याद रखना किसके द्वारा करते हैं? रिंग मेथड के द्वारा करते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। आगे अपन बात करें कि सर रिंग मेथड कैसे करते हैं, छल्ला विधि कैसी होती है। देखो, एक तरीके से ये जो रूट स्टॉक है, ये रूट स्टॉक हमारे पास बेर का रूट स्टॉक है, और इस रूट स्टॉक में हमने क्या दिया, रिंग बडिंग, यानी कि रिंग जैसी छाल निकाली इसकी पूरी बीच में से, ऐसे छाल निकाल दी।
यानी कि ये जो रूट स्टोक है, उस रूट स्टोक का ऊपर वाली परत है, उस ऊपर वाली परत को इस तरीके से चाकू की सहायता से, किसी भी की सहायता से इस तरीके से निकालेंगे गोल टाइप में। गोल टाइप में यहां से निकाल लिया। यहां पर कैम्बियम लेयर आपको दिखाई देगी। यहां से किसी भी पौधा का अपन सांकुर डाल लेंगे जिसमें नई कलिका होगी, जिसमें नई कलिका होगी, इसको लाकर इसी तरीके से यहां से वही रिंग मेथड की लाकर यहां पे पहना देंगे। इसी तरीके से यहां पे इसको ग्राफ्टेज कर देंगे और इसको क्या कहते हैं, रिंग बडिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिंग बडिंग कहते हैं। याद रखना क्या कहते हैं, बड का मतलब होता है कलिका। तो ये जो कहलाती है, ये रिंग बडिंग कहलाती है। उसके बाद में इसका प्रवर्धन तो मैंने आपको रिंग बढ़ा दिया, रिंग बडिंग मेथड या छल्ला विधि जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, छल्ला विधि। उसके बाद में सेकंड पोजीशन के बारे में बात करें, ज्यामिति के बारे में। किसके बारे में बात करें, ज्यामिति के बारे में। और ये जो ज्यामिति है वो क्या है, ज्यामिति है 8 इंटू 8 मीटर, 8 इंटू 8 मीटर। और उसके बाद में परागकण की क्रिया किसके द्वारा होती है, परागकण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, परागकण की क्रिया किसके द्वारा होती है, इंसेक्ट के द्वारा। एंटोमोफिली कहलाती है। क्या कहलाती है, एंटोमोफिली कहलाती है। और बेर में प्रूनिंग का जो समय है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें कटाई छटाई का टाइम जरूर पूछा जाता है। मोस्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं, वेरी मोस्ट चीज जो बार बार एग्जामों में पूछी जाती है, और वो सूक्ष्म फलों के राजा या राजस्थान के फलों के राजा के बारे में पूछी जाती है। मैं प्रूनिंग जो प्रूनिंग का समय है, प्रूनिंग का समय है, वो प्रूनिंग का समय अपन बात करें तो वो कब है, वो प्रूनिंग का समय है अप्रैल मई। क्या है, अप्रैल मई। याद रखना कौन सा है, मध्य अप्रैल से मध्य मई, या अपन ऐसे लिख सकते हैं अप्रैल मई। उसके बाद में ट्रेनिंग के बारे में पूछे, यानी कि सदाई के बारे में आपको पूछे कि सदाई कब की जाती है, ट्रेनिंग की कब की जाती है, सदाई कब की जाती है। सदाई का समय यदि आपको पूछे कि सदाई का कहते हैं ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग कब की जाती है, ट्रेनिंग के बारे में अपन बात करें तो ट्रेनिंग की जाती है मार्च में। कब की जाती है, मार्च में। यह आपको पता होना चाहिए। बेर में प्रूनिंग अप्रैल मई में की जाती है और बेर में ट्रेनिंग मार्च में की जाती है। और उसके बाद में अपन रूट स्टॉक के बारे में बात करें, रूट स्टॉक के बारे में बात करें तो रूट स्टॉक का नाम याद रखना। अपन बात करें कि भारतीय बेर या झड़ बेर जिसको बोलते हैं, भारतीय बेर, भारतीय बेर, और इसका दूसरा नाम क्या है, झड़ बेर, जिसको क्या बोलते हैं, झड़ बेर। और ये जो झड़ बेर होता है इसका क्या नाम है, जिजीपस नुमेलेरिया, जिजीपस नुमेलेरिया। याद रखना क्या नाम है इसका, जिजीपस नुमेलेरिया। जिजीपस नुमेलेरिया। जिजीपस न्यूमेलेरिया है। और ये क्या है, एक बोना मूल व्रंत है, ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है। ध्यान रखना ये कौन सा रूट स्टॉक है, ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है। जिजीपस न्यूमेलेरिया आपको पूछे एग्जाम में कि जिजीपस न्यूमेलेरिया जो होता है ड्वार्फिंग रूट स्टॉक ऑफ इंडियन बेर, ड्वार्फिंग रूट स्टॉक ऑफ इंडियन बेर, और वो है कौन सा, जिजीपस न्यूमेलेरिया। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि जिजीपस मोर्सियाना का ड्वार्फिंग रूट स्टॉक, यानी कि बेर का ड्वार्फिंग रूट स्टॉक जो सघन बौन रोपाई के लिए उपयुक्त है। याद रखना हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयुक्त है। ध्यान रखना हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए ये उपयुक्त है। मूलवृंत रूट स्टॉक जो है मैंने आपको बताया था, जो जड़ें उत्पन्न करता है, नीचे वाला भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, रूट स्टॉक कहते हैं। और ये मूलवृंत बोटक नेक से अधिक प्रभावित होता है। बोटक नेक एक डिजीज होती है, उससे ज्यादा क्या होता है, प्रभावित होता है। तो आपको भारतीय जो रूट स्टॉक ले रहा हूं मैं, रूट स्टॉक वाला, ये तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। याद रखना मैंने इंपोर्टेंट लगा दिया, दोनों वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में बता रहा हूं। इसमें पूछा जाता है कि ड्वार्फिंग रूट स्टॉक ऑफ बेर, तो आपको बताना है जिजीपस न्यूमेलेरिया।
हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, और ये मूलवृंत बोटकनेक से अधिक क्या होता है, प्रभावित होता है। दूसरा यदि अपन क्लासिफिकेशन देखें रूट स्टॉक का, तो वो होता है देसी बेर। कौन सा होता है, देसी बेर। और इस देसी बेर के बारे में बात करें तो जिजीपस रोडेंटिफोलिया, कौन सा है, जिजीपस रोडेंटिफोलिया, इसका क्या है, देसी बेर का नाम है जिजीपस रोडेंटिफोलिया। तो इसके बारे में यदि आपको पूछे कि ये भी क्या है, एक प्रकार से क्या है, रूट स्टॉक है, क्या है, रूट स्टॉक है। तो देसी बेर या अपन बात करें या रूट स्टॉक के बारे में जिजीपस रोडेंटिफोलिया, और सामान्य बेर के बारे में आपको पूछे तो आपको बताना है। ये सारी चीजें हो गई। अब अपन बात करने वाले किसके बारे में, अब अपना जो इंपॉर्टेंट बात है वो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, और वो बात है वेराइटीज। बहुत बार एग्जामों में वेराइटीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, और वेराइटीज से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। यानी कि अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगी किस्में, और किस्मों में अपन बात करें, किस्मों में अपन बात करें, वेराइटीज में अपन बात करें, तो किस्में जो होती है वेराइटी या किस्मों में अपन बात करें या वेराइटीज में अपन बात करें, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अगेती और फचेती के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसको जो आपके कंफ्यूज करने वाला जो चीजें होती है उनको भी क्लियर करते हुए अपन क्या करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं। जो कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपन का बात करना है कि अगेती किस्में कौन सी होती है, मध्यम किस्में कौन सी होती है, फचेती किस्में कौन सी होती है। ये जो वेराइटीज होती है बेर की, इनमें कंफ्यूज करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको अपन क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले अपन मैं बात करता हूं, देखो पहला पॉइंट अपन लेते हैं कि जो भी अगेती किस्में हैं उनको एक तरीके से पढ़ते हैं। अगेती किस्मों को एक ही बॉक्स के अंदर पढ़ेंगे या एक ही कॉलम में पढ़ेंगे। दूसरे कॉलम में अपन मध्यम जो होती है, मिड साइज की वेराइटियां जो होती है उनको अपन पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। और फचेती जो लेट टाइम वाली वेराइटियां होती है, जिनको लेट टाइम पे भी बो सकते हैं, उन्हें फचेती किस्में बोलते हैं। तो फचेती को अलग कॉलम में पढ़ेंगे, तीनों को तीन कॉलम में, और उनके जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड, उनको अपन क्या करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे। यदि हम एक साथ तीनों को पढ़ लेंगे, अगेती को, मध्य को और फचेती को, तो निश्चित रूप से वो उसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, वो सारे संयुक्त हो जाएंगे, दिमाग में कंफ्यूज चलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, सारी चीज एक ही दिमाग में, एक ही अगेती कौन सी है, फचेती कौन सी है, ये सारी चीजें चलेगी, तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो अपन देखेंगे किस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो एक कॉलम में अपने ले कि अगेती किस्में कौन सी है, अगेती किस्में, और एक कॉलम में हमने ले ली अगेती किस्में के बाद में अपन बात करें, अगेती किस्में अपन ले ली, एक कॉलम में ले ली अपने मध्यम किस्में, और एक कॉलम ने हमने क्या ले लिया है, एक कॉलम में अपन लेट वेराइटीज यानी कि फचेती किस्मों के बारे में बात करेंगे। अब देखो, अब अपना गलत नहीं होगा जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहली बात तो एक वेराइटीज है जिसका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और वो किस तरीके से पूछा जाता है, वो जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ऑक्टोप्लॉइड वैरायटी कौन सी है। आपको पूछे कि ऑक्टोप्लॉइड वैरायटी कौन सी है। ऑक्टोप्लॉइड कहने का मतलब अपन बात करें 100 अष्टगुणित वैरायटी अपन पहले डिस्कस करेंगे, और गोला के बारे में डिस्कस करेंगे। गोला अगेती के समय, गोला गोल टाइप की होती है, गोला बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है। और ये ऑक्टोप्लॉइड टाइप की होती है जिसमें 2n बराबर 96 गुणसूत्र होते हैं, 96 गुणसूत्र होते हैं, और ऑक्टोप्लॉइड नेचर की होती है। ये आप ध्यान में रखना कि बेर की कौन सी किस्म जो ऑक्टोप्लॉइड्स होती है, यानी कि 100 षष्टगुणित, 100 अष्टगुणित, ऑक्टोप्लॉइड का 100 षष्टगुणित नहीं, अष्टगुणित, याद रखना। ऑक्टो का मतलब 8, अष्टगुणित होगा। और इसको इस तरीके से अपन देखें तो इस तरीके से लिखते हैं ऑक्टोप्लॉइड, और ऑक्टोप्लॉइड कितनी है, 96 इसमें क्या है, गुणसूत्र है। सबसे अगेती और लवण सहनशील, ध्यान रखना,
सबसे अगेती और लवण सहनशील इसके बाद में इसमें पूछा जाता है सेव, एक वैरायटी और होती है जिसका नाम है सेव। और ये जो सेव होती है ये कौन सी सर्वोत्तम और स्वादिष्ट वैरायटी है, ध्यान रखना, सबसे अच्छी और स्वादिष्ट वैरायटी। स्वादिष्ट वैरायटी। उसके बाद में गोला व सेव एक्सटर्नली ड्राई एरिया के लिए उपयुक्त है। थार सारिका या थार सेविका, कई किताबों में थार सारिका लिखा हुआ है, कई किताबों में सेविका लिखा हुआ है, थार सेविका लिखा हुआ है। यह सेंट्रल इंस्टीट्यूट एरिड हॉर्टिकल्चर, याद रखना, कई किताबों में थार सेविका लिखा हुआ है, कई किताबों में थार सारिका लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है। और ये कहां से अगेती किस्म विकसित की गई है? AH। सी का मतलब हो गया सेंट्रल, आई का मतलब हो गया इंस्टीट्यूट, ए का मतलब हो गया एरिड, एच का मतलब हो गया हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट एरिड हॉर्टिकल्चर कहां पर है? बीकानेर से, और बीकानेर के द्वारा ये विकसित किस्म है। और संकरित किस्म है, किसके क्रॉस से तैयार की गई है? सेव और कथ्या के द्वारा, ध्यान रखना। सेव और एक कथ्या वैरायटी होती है, कौन सी वैरायटी होती है? कथ्या। गोमा कीर्ति एक वैरायटी और होती है जो नई किस्म है बेर की, ध्यान रखना। गोमा कीर्ति, क्या याद रखना? गोमा कीर्ति। और गोमा कीर्ति जो है वो गोमा कीर्ति क्या है? गणेश कीर्ति जिसको बोले, तो ये नई वैरायटी है, नई किस्म है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक तो आपको ओला बता दिया, एक आपको सेव बता दिया, थार सेविका बता दिया, गोमा कीर्ति बता दिया, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दिया। और यदि आपको पूछे तो यहां पर मैं आपको एक बॉक्स के अंदर एक चीज बताना चाहता हूं गोला और सेव के बारे में। गोला और सेव, गोला व सेव जो है वो एक्सटर्नली ड्राई एरिया के अंदर, शुष्क एरिया के अंदर बहुत ज्यादा उपयुक्त किस्म है। शुष्क एरिया के लिए, ड्राई एरिया के लिए उपयुक्त है। उसके बाद में मध्यम किस्मों के बारे में अपन बात करें, मध्यम किस्मों के बारे में अपन बात करें तो इसमें कौन कौन सी आती है? एक तो मूंडिया आती है, केथली आती है, बनारसी आती है, रसीम आती है, जोगी आती है। मूंडिया को अपन ट्रिक से याद कर सकते हैं, मूंडिया, मूंडिया, मूंड है कि नहीं तेरा? अरे मध्यम क्लास का मूंड है कि नहीं? मूंड यानी कि मध्यम में आएगा। केथली, केथली का मतलब होता है केथली, मूंड के देखो मध्य में कौन सी आएगी? मूंड के, मूंड है के, मूंड है क्या, मूंड है क्या, इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। तो मूंड का मतलब मूंडिया, के का मतलब केथली। और उसके बाद में बनारसी, मूंड है क्या? बनारस जाने का, मूंड है क्या? बनारस जाने का। जोगनिया देखेंगे वहां पे, क्या देखेंगे? जोगनिया देखेंगे। तो एक पर्टिकुलर ट्रिक होती है कि मध्यम किस्में कौन सी होती है? मूंड है क्या? बनारस जाने का, वहां जोगिया देखेंगे। क्या देखेंगे? जोगिया देखेंगे। यानी कि अपन बात करें, मूंड का मतलब होता है मूंडिया, के का मतलब हो गया केथली, और बनारसी, बनारस का मतलब हो गया बनारसी, जोगिया का मतलब हो गया जोगिया। तो ये मध्यम किस्में है, तो लिख देता हूं एक बार, मूंडिया, केथली, जोगिया। उसके बाद में अपन बात करें तो बनारसी आ गई, कौन सी आ गई? बनारसी आ गई। और एक कौन सी आ गई? रसीम आ गई। फचेती किस्मों के बारे में अपन बात करें, फचेती किस्मों के बारे में अपन बात करें तो फचेती शुष्क क्षेत्रों के लिए, और फचेती किस्में किसके लिए उपयुक्त हैं? शुष्क क्षेत्रों के लिए। ये किसके लिए है? शुष्क क्षेत्रों के लिए। और शुष्क क्षेत्रों के लिए अपन बात करें तो एक कौन सी है? उमरान,
बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, ध्यान रखना, डबल स्टार लगा रहा हूं, उमरान। और ये जो उमरान वेराइटी है ये क्या है, 100 अष्टगुणित ओटो ऑक्टोप्लॉइड है और राजस्थान में छुआरा बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ वेराइटी है। ओटो ऑक्टोप्लॉइड यानी कि अपन बात करें ओटो ऑक्टोप्लॉइड, ऑक्टोप्लॉइड, और राजस्थान से, कहां से है ये, राजस्थान से, और छुआरा बनाने हेतु श्रेष्ठ वेराइटी। छुआरा बनाने हेतु अच्छी किस्म, ठीक है। उसके बाद में इलायची के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, इलायची के बारे में। और इलायची जो वैरायटी है उस इलायची के बारे में अपन देखें तो 100 अष्टगुणित या बीज रहित किस्म अपन बात करें, कौन सी है, बीज रहित, बीज रहित किस्म, यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में मेहरवल्ली, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीज रहित सीडलेस वैरायटी बेर की कौन सी है, सीडलेस वैरायटी कौन सी है बेर की, तो वो सीडलेस वैरायटी कौन सी है, वो इलायची है। ध्यान रखना, इलायची जानते हो, इलायची है एक, वो भी होती है सीड स्पाइसिस भी होती है इलायची, लेकिन इलायची एक वैरायटी भी है और वो वैरायटी क्या करती है, सीडलेस वैरायटी है, उसमें जो गुट बहुत बार पूछा जाता है, मेहरवल्ली भी आपको इसी में याद रखना, 75 में मेहरवल्ली। तो अब देखो अलग अलग कॉलम में अलग अलग वैरायटी के बारे में बता दिया है मैंने आपको। अगेती गोला है, सेम है, थार सारिका है, गोमा कीर्ति या गणेश कीर्ति, गोमा कीर्ति या गणेश कीर्ति दोनों एक ही नाम है, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि गोमा कीर्ति को ही गणेश कीर्ति बोला जाता है और वो नई किस्म है बेर की, अगेती किस्म है। मूंड है क्या आप बनारस जाने का जोगिया के साथ, मूंड है क्या बनारस जाने का जोगिया के साथ, एक छोटी सी ट्रिक है यदि आपको नहीं याद हो किसमें, तो मूंड का मतलब मूंडिया, के का मतलब केथली, बनारस, बनारस जाने का मतलब बनारसी, और जोगिया का मतलब जोगिया। तो वैरायटी सारी आ गई एक ही सेंटेंस के अंदर, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सुख क्षेत्रों के लिए उमरान हो गई, छुआरा बनाने के लिए अच्छी किस्म है, राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है उमरान है, इलायची बीज रहित किस्म है मेहरवली आ गई, ये 75 आ गई। अन्य किस्मों के बारे में अपन बात करें, किसके बारे में, अन्य वैरायटियों के बारे में। और अन्य किस्मों में अपन सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में, देखो सनु आर, सुनु आर, सनु आर 2, और सनु आर 2 क्या है, छाचिया चूर्णिल असिता के प्रतिरोधी, छाचिया रोग के प्रतिरोधी। उसके बाद में दोदिया या दूधिया, ये दूधिया किसके प्रतिरोधी है, ये फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म है। ये आपको पता होना चाहिए, दूधिया किसके प्रतिरोधी किस्म है, फल मक्खी के प्रतिरोधी, क्योंकि इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट इंसेक्ट लगता है वो फल मक्खी लगता है। मेरून आ गया, छुआरा आ गई, मेरून, छुआरा, और उसके बाद में इसमें एक और आता है टीकड़ी, टीकड़ी एक वैरायटी और आती है, ध्यान रखना, टीकड़ी है वो भी फल मक्खी के प्रतिरोधी किस्म है, फल मक्खी के प्रतिरोधी किस्म है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट वेराइटीज थी उसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। अब अपन आगे किसके बारे में बात करने वाले हैं, आगे इसके रोग और इंसेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, रोग व कीट के बारे में। रोग के बारे में बात करें तो देखो रोग इसमें छाछा रोग लगता है सबसे ज्यादा, छाछा रोग, ईरिसियाफी कवक की वजह से छाछा रोग लगता है, और किसकी वजह से लगता है, कवक की वजह से लगता है। और इसमें एक प्रमुख इंसेक्ट है, दो ही चीज बता रहा हूं, एक प्रमुख कीट है वो है बेर फल मक्खी, प्रमुख, सबसे प्रमुख कीट है, ध्यान रखना, प्रमुख कीट है जो वो कौन सी है, बेर फल मक्खी है। कौन सा है, बेर फल मक्खी।
तो प्रमुख कीट कौन सा हो गया? बेर फल मक्खी। उसके बाद में इसके जो स्टोरेज का मैंने पहले ही बता दिया था, दो ही छाछा रोग लगता है, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू, दो ही रोग इंपॉर्टेंट है। जड़ गलन सड़ भी रोग लग जाता है, स्टेम गलन रोग भी लग जाता है, लेकिन मुख्य रोग मैंने आपको बता दिया इरिसाइपी कवक की वजह से लगता है। और बेल फल मक्खी जो होती है वो प्रमुख कीट है। याद रखना, इंसेक्ट जो है बेर फ्रूट फ्लाई है, जो बेर के ऊपर इस तरीके से येलो अवस्था के अंदर जब पकने वाले स्टेज में होते हैं, तब वहां पर ये इंसेक्ट क्या करता है, इसके अंदर आधा बाहर आधा अंदर की तरफ जाकर इसके पूरे अंदर वाले गुद्दे को खा जाता है, जिससे ये लाल कलर का हो जाता है और फल ड्रॉप करके नीचे गिर जाता है, ड्रॉप करके नीचे गिर जाता है, जिसको अपन काणा बोलते हैं। फ्रूट कैसा हो जाता है? काणा हो जाता है और पहले ही पक जाता है और उसके बाद में ड्रॉप होकर नीचे गिर जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट कीट होता है, ये सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है बेर के अंदर, लगभग 30 से 40% तक हानि पहुंचा देता है। तो इस तरीके से जो आज का हमारा जो अपना जो पहला अपन बात करें तो जो फ्रूट था वो कंप्लीट हुआ। और वो फ्रूट कौन सा था? जो फ्रूट था वो बेर था। और बेर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इससे बाहर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? अनार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अनार के बारे में। और अनार को अपन क्या करेंगे? क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि अनार से भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस क्लास के अंदर मैंने बेर को अच्छे से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और कौन से क्वेश्चन आते हैं, कहां पूछे जाते हैं, कौन से मोस्ट है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद।